हेलो दोस्तों, वर्ग 3 के सब का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीडीपी का एक मॉक टेस्ट लगाएंगे जिसमें 30 को उसका हमको है। हम अब देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूलगामक कौशलों का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशलों का उदाहरण है। तो इसका आंसर आएगा तेज चलना। जो तेज चलना है वो स्थूलगामक कौशलों का उदाहरण है। हम पहले विकल्प पे चलें तो चित्र बनाना इसको हम चित्र जो बनाते हैं हम हाथों से बनाते हैं। सुई पकड़ना इसको भी हाथों से पकड़ते हैं। धागे में मोती पिराना ये भी हम हाथों से क्रिया करते हैं, लेकिन तेज चलना ये क्रिया हम पैरों से करते हैं। तो स्थूलगामक कौशलों का ये उदाहरण हो जाएगा हमारा अगला क्वेश्चन है। हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा विकास की अधोगामी जो सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ बढ़ता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस ओर तरफ बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हमारा पहला विकल्प है जटिल से सरल की ओर, दूसरा सिर से पैर की ओर, तीसरा केंद्र से बाह्य की ओर और चौथा सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, केंद्र से बाह्य की ओर। जो विकास का अधोगामी सिद्धांत है वो यह बताता है कि विकास किस तरफ बढ़ता है। तो केंद्र से बाह्य की ओर विकास बढ़ता है। अधोगामी सिद्धांत बताता है कि जो विकास है वो केंद्र से बाह्य की ओर बढ़ता है। अब हम हमारे तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। जो हमारा समाजीकरण है उसके द्वितीयक कारक कौन कौन से हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं विद्यालय, किताब, मीडिया, माता पिता। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्यालय, किताब और मीडिया। ये हमारे समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। माता पिता तो पहले कारक में आता है, द्वितीयक कारक की बात किया गया है। तो द्वितीयक कारक में आ जाएगा हमारा विद्यालय आ जाएगा, किताबें आ जाएंगी और मीडिया आ जाएगा। इसका आंसर आएगा विकल्प नंबर 4, पहला, दूसरा और तीसरा। विद्यालय, किताब और मीडिया जो हो जाएंगे समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ जो हमारा है चौथा क्वेश्चन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, जो जीन पियाजे हमारे मनोवैज्ञानिक थे, उनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे संक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है। हमारे जो जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक थे उनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे जो होते हैं संक्रियाओं पर क्रिया करने लगते हैं, संक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक और निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक। इसका आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक। पहला संवेदी गामक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार जो बच्चे होते हैं वो किस अवस्था में संक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं। तो औपचारिक संक्रियात्मक इसका आंसर आ जाएगा। अब हम पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पांचवा प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पांचवा प्रश्न है जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है। जीन पियाजे जी ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीखने के लिए तत्परता होनी चाहिए। सीखने के लिए तत्परता को जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में महत्व दिया है। इसका दूसरा वैसे विकल्प है नकारात्मक पुनर्बलन, प्रतियोगी भावना, कार्यात्मक स्थिरता। तो ये तीनों नहीं आएंगे। इसमें आंसर आ जाएगा सीखने के लिए तत्परता। तो जीन पियाजे के अधिगम की प्रक्रिया में सीखने के लिए तत्परता को महत्व दिया है। तो अब हम हमारे छठवें प्रश्न पे आ जाते हैं।
छठे प्रश्न में आने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसमें हम वर्ग 3 की जो परीक्षा होना है 10 नवंबर को, उससे रिलेटेड CDP पर्यावरण की वीडियो हर दिन लाते रहते हैं, जिससे आपको जो वर्ग 3 की परीक्षा पास करने में बहुत ही आसानी होगी। हमारा छठा प्रश्न है, अमरजीत जो है अमरजीत नियमों को स्थिर मानती है। अमरजीत नाम की एक लड़की है जो नियमों को स्थिर मानती है और इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए, चाहे उनकी व्यक्तिगत स्थिति किसी प्रकार की क्यों ना हो। अमरजीत नियमों को स्थिर मानते हुए इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को नियमों का अनुसरण करना चाहिए, चाहे उनकी व्यक्तिगत स्थिति किसी प्रकार की क्यों ना हो। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार अमरजीत इस समय किस अवस्था में है? पहला ऑप्शन है आज्ञाकारिता और दंड उन्मुखी, दूसरा ऑप्शन है यंत्री उद्देश्य उन्मुखी, तीसरा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखी और चौथा है कानून और व्यवस्था उन्मुखी। तो इसका विकल्प नंबर आ जाएगा 4, कानून और व्यवस्था उन्मुखी। क्योंकि वह बोलती है कि नियमों को स्थिर मानती है और इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को नियमों का अनुसरण करना चाहिए, मतलब कानून और व्यवस्था उन्मुखी ये कोहलबर्ग का सिद्धांत है। इस समय इस अवस्था को वो फॉलो करती है, कानून और व्यवस्था उन्मुखी। हमारा अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। हमारा 7वां प्रश्न है, अब हमारा 7वां प्रश्न है, कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश नाम का एक विद्यार्थी रमेश ने देखा कि उसके विद्यार्थी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने में जूझ रहे हैं। विद्यार्थियों को सहयोग देने के लिए रमेश को क्या करना चाहिए? कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश ने देखा कि उसके विद्यार्थी, रमेश टीचर है और रमेश ने देखा कि उसके विद्यार्थी दिए गए कथन का हल ढूंढने में जूझ रहे हैं। विद्यार्थी का सहयोग देने के लिए रमेश को क्या करना चाहिए? तो प्रश्न को हम फिर से पढ़ सकते हैं एक बार। कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश ने देखा कि उसके विद्यार्थी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने में जूझ रहे हैं। विद्यार्थियों को सहयोग देने के लिए रमेश को क्या करना चाहिए? तो पहला हमारा जो विकल्प है, उन्हें पुस्तक से उत्तर नकल करके लिखने के लिए कहना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, उसे प्रदत्त कार्य को छोड़कर अगले कार्य को करने के लिए कहना चाहिए। तीसरा, प्रश्न से संबंधित संकेत देने चाहिए और चौथा है अस्पष्ट निर्देश द्वारा प्रश्न को जटिल बना देना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा प्रश्न से संबंधित संकेत देने चाहिए। कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश ने देखा कि उसके विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल ढूंढने में जूझ रहे हैं। विद्यार्थी को सहयोग देने के लिए रमेश को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर आएगा प्रश्न से संबंधित संकेत देने चाहिए। कि यह प्रश्न कैसे हल हो सकता है? तो प्रश्न से संबंधित संकेत देने चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए लेव वाइगोत्स्की ने किसके क्रियान्वयन की अनुशंसा की? तो विद्यार्थी के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए लेव वाइगोत्स्की मनोवैज्ञानिक ने किसके कार्यान्वयन की अनुशंसा की? तो इसका आंसर आएगा सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग। पहला ऑप्शन है सामाजिक प्रतिकरण, दूसरा है सामाजिक उपकरणों का प्रयोग, तीसरा है कंठस्थीकरण, चौथा है निष्क्रिय अनुकरण। तो इसका आंसर आएगा सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग, जो विद्यालय के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए लेव वाइगोत्स्की ने किसके कार्यान्वयन की अनुशंसा की? तो सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग की अनुशंसा की। हमारा अगला 9वां प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है? तो जो हमारी प्रगतिशील शिक्षा है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है? केंद्र में।
तो इसका आंसर आ जाएगा विद्यार्थी। ऑप्शन है विद्यार्थी है, अभिभावक हैं, अध्यापक हैं और परीक्षाएं हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में, केंद्र मुख्य में मतलब विद्यार्थी को स्थान देती है। इसका आंसर आ जाएगा विद्यार्थी। अभिभावक, अध्यापक और परीक्षाएं नहीं होंगी, केंद्र में कौन होगा? विद्यार्थी होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा विद्यार्थी। हमारा अगला प्रश्न है 10वां। हमारा अगला प्रश्न है कि अहमद मनोउपचारक या परामर्शदाता काउंसलर बनना चाहता है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार उनकी अध्यापिका को उसकी किस बुद्धि के संवर्धन के अवसर देने चाहिए? तो इसका आंसर इसके विकल्प हैं स्थानिक, इसका पहला विकल्प है स्थानिक, दूसरा प्राकृतिक, तीसरा संगीतात्मक और चौथा अंतर व्यक्तित्व। तो अहमद मनोउपचारक या परामर्शदाता मतलब काउंसलर बनना चाहता है, तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार उनकी अध्यापिका को किस बुद्धि के संवर्धन के अवसर देने चाहिए? तो इसका आंसर है अंतर्वैयक्तिक, इंग्लिश में बोले तो इंटरपर्सनल, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के संवर्धन के अवसर देने चाहिए उनकी अध्यापिका को। हम 11वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब हमारा 11वां प्रश्न है, हमारा 11वां क्वेश्चन है सहयोगात्मक अधिगम का क्रियान्वयन करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो हमारा जो प्रश्न है सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है एक समान योग्यता आधारित समूह का निर्माण करना चाहिए। दूसरा, विद्यार्थियों को केवल निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने के निर्देश देना चाहिए। तीसरा, चर्चाओं और वाद विवाद के प्रयोग को प्रतिबंधित करना चाहिए। चौथा है विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथे नंबर का, विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाना चाहिए, विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाना चाहिए। क्वेश्चन था सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो विविध शिक्षार्थियों के समूह उसको बनाना चाहिए, अध्यापक जी को बनाना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है 12वां नंबर का। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है। ऐसा करके वह क्या कर रहा है? तो कक्षा में क्रिकेट पर एक चर्चा हो रही और एक अध्यापक लड़की की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है, मतलब बोल रहा है कि लड़कियों को कम और लड़कों को ज़्यादा चांस वो दे रहा है। ऐसा करके वह क्या कर रहा है? तो ऐसा करके वो कर रहा है जेंडर पूर्वाग्रहों का पालन कर रहा है। जेंडर मतलब लिंग पूर्वाग्रहों का पालन कर रहा है। वह यह समझ रहा है कि लड़कियां लड़कों की अपेक्षा कम क्रिकेट खेल सकती हैं, अच्छा क्रिकेट नहीं खेल सकती। तो अब वह जेंडर पूर्वाग्रहों का पालन कर रहा है। इसके विकल्प की बात करें तो पहला है इसका विकल्प रूढ़िबद्ध चुनौतियों को कम कर रहा है, जेंडर पूर्वाग्रहों का पालन कर रहा है, जेंडर समानता का अनुसरण कर रहा है, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ रहा है। तो रूढ़िबद्ध चुनौतियों को कम कर रहा है तो आएगा नहीं। तीसरा, जेंडर समानता का अनुसरण तो वो कर नहीं रहा है, समानता करता तो लड़का और लड़कियों को एक सा अवसर देता। और जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ रहा, तोड़ भी नहीं रहा, वो जेंडर पूर्वाग्रहों का पालन कर रहा है। हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है विविध पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थी वाली कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? जो विविध पृष्ठभूमि से आए विद्यार्थी शिक्षार्थियों वाली कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? मतलब अलग अलग पृष्ठभूमि से जो आते हैं अभ्यर्थी, उनके लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो इसका पहला विकल्प है परीक्षा में उनके निष्पादन के आधार पर विद्यार्थियों के समूह बनाने चाहिए। दूसरा, सभी से सरलता की अपेक्षा करनी और बनाए रखनी चाहिए, सभी से सरलता की अपेक्षा करनी चाहिए और बनाए रखनी चाहिए। तीसरा है विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक प्रसंग के आधार पर उनका वर्गीकरण करना चाहिए। और चौथा, मानकीकृत पाठ्य चर्चा और आकलन की विधियों को अपनाना चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा सभी से सफलता की अपेक्षा करनी चाहिए और सफलता बनाए रखनी चाहिए। अगर विविध पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थी
वाली कक्षा में अध्यापक को करना चाहिए कि सभी से सफलता की अपेक्षा करनी चाहिए कि सभी लोग सफल हो जाएं और सफलता बनाए रखनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, रचनात्मक आकलन कब किया जाता है? रचनात्मक आकलन कब किया जाता है? अगला क्वेश्चन, रचनात्मक आकलन कब किया जाता है? तो केवल सत्र के आरंभ में, जब सत्र चालू होता तब। दूसरा, सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान। तीसरा, केवल सत्र में। और चौथा है, केवल उन विद्यार्थी के लिए जो अधिगम चुनौतियों से जूझ रहे हैं। तो रचनात्मक आकलन कब किया जाता है? इसका आंसर आएगा, रचनात्मक आकलन तब किया जाता है जब सभी विद्यार्थी के लिए पूरे सत्र के दौरान रचनात्मक आकलन किया जाता है। सभी अभ्यर्थी के लिए पूरे सत्र के दौरान रचनात्मक आकलन किया जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हमारे, तो है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को सम्मोहित करेगा? श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? पहला ऑप्शन। दूसरा, भारत में अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? तीसरा, एशिया में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आप अपने शहर में पानी की कमी की समस्या किस प्रकार सुलझाएंगे? जब एक पूछ रहा है या हमसे राय ले रहा है तो समालोचनात्मक चिंतन को दर्शाता, समालोचन करवा रहा। मतलब पहला तो आएगा नहीं श्रीलंका की राजधानी कौन सी है, वो तो सब मतलब ये एक फिक्स चीज़ है। भारत में अध्यापक दिवस ये भी फिक्स है कब मनाया जाता है। राजधानी कौन है ये कब है, मतलब श्रीलंका की राजधानी कौन सी, ये तो फिक्स है। अध्यापक दिवस भी फिक्स डेट को मनाया जाता है। और एशिया का सबसे बड़ा शहर ये भी फिक्स है। लेकिन आप अपने शहर में पानी की कमी की समस्या किस प्रकार सुलझाएंगे, ये अलग है इन सब तीनों से। तो ये समालोचनात्मक चिंतन है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, आप अपने शहर में पानी की कमी को किस प्रकार सुलझाएंगे। हमारा अगला प्रश्न पढ़ने से पहले, 16 प्रश्न पढ़ने के पहले हम आपको बता दें कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जिसमें 450 से अधिक विद्यार्थी वर्ग 3 के जुड़ चुके हैं। उसमें आपको फ्री PDF मिलता है, बहुत सारे सब्जेक्टों के PDF मिलते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में उस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है, जहां से आप जाके जुड़ सकते हैं। हम अगर अगले क्वेश्चन को हम पढ़ें, हमारा अगला प्रश्न है, समावेशन की अवधारणा हेतु किसकी आवश्यकता है? तो समावेशन की अवधारणा हेतु हमारा पहला विकल्प है, विविधता और व्यक्तित्व भिन्नताओं के लिए सम्मान, आकलन के लिए मानविकीय परीक्षण, अध्यापक केंद्रित शिक्षण, शास्त्रीय प्रविधियाँ या विद्यार्थियों का नामीकरण, लेबलिंग और प्रतीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा विविधता और व्यक्तित्व भिन्नता के लिए सम्मान। समावेशन की अवधारणा हेतु आवश्यकता है। समावेशन की अवधारणा हेतु किसकी आवश्यकता है? तो विविधता और व्यक्तित्व भिन्नता के लिए सम्मान। हमारा अगला क्वेश्चन है, पठन वैकल्य किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से चुनौती प्रस्तुत करता है? जो पठन वैकल्य है, डिस्लेक्सिया बोलते हैं इसको इंग्लिश में। पठन वैकल्य डिस्लेक्सिया किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से चुनौती प्रस्तुत करता है? तो पहला विकल्प देखें तो भावनात्मक निगमन, शारीरिक समन्वय में, सामाजिक अंतर्क्रियाओं में, लिखित विषय वस्तु के संबंध में। डिस्लेक्सिया की बात किया गया है। पठन वैकल्य की बात कहा गया है तो लिखित विषय वस्तु के बोध में। इसका आंसर जाएगा लिखित विषय वस्तु के बोध में प्रत्यक्ष रूप से चुनौती प्रस्तुत करता है। लिखित विषय वस्तु के बोध में पठन वैकल्य, इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये पठन वैकल्य डिस्लेक्सिया मतलब अधिगम के जो भी विकार हैं, इसकी वीडियो हमने हमारे प्लेलिस्ट में डाल दी है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 18वां, स्वलीनता
ऑटिज्म से ग्रस्त विद्यार्थी हालांकि कुछ क्षेत्रों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन उनके पास खालिस्तान का मजबूत पक्ष भी है, अध्यापक जिसका इस्तेमाल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में करते हैं। तो स्वलीनता ऑटिज्म से ग्रस्त विद्यार्थी हालांकि कुछ क्षेत्रों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं, हालांकि उनके पास खालिस्तान का मजबूत पक्ष भी है, अध्यापक जिसका इस्तेमाल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कर सकते हैं। तो उसके विकल्प हैं, पहला सूक्ष्म विवरण पर ध्यान देने, सामाजिक संप्रेषण, स्वयं को बड़े समूहों के सामने बिना हिचक के व्यक्त करने, दैनंदिनी में जल्दी परिवर्तन के प्रति सरलतापूर्वक सामंजस्य। तो इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देने। सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देने। स्वलीनता से ग्रस्त विद्यार्थी हालांकि कुछ क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन उनके पास सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देने का मजबूत पक्ष भी है, जिसका अध्यापक जिसका इस्तेमाल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में करते हैं। अब हम हमारे अगले प्रश्न पे चलें। तो हमारा अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधिता से जुड़ते विद्यार्थियों के साथ शिक्षण करते समय किस विधि माध्यम के प्रयोग से बचना चाहिए। दृष्टिबाधिता मतलब जिन लोग को नहीं देता, जुड़ते समय विद्यार्थी के साथ शिक्षण करते समय किस विधि के माध्यम से प्रयोग से बचना चाहिए। तो इसके विकल्प की बात करें तो श्यामपट्ट पर, पहला विकल्प है श्यामपट्ट पर लिखित विषय वस्तु की मौखिक रूप से व्याख्या करना, स्पर्शग्राही मानचित्र देना, सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति देना, या अधिगम के आकलन के लिए लिखित परीक्षण देना। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम के आकलन के लिए लिखित परीक्षण देना। दृष्टिबाधिता से जुड़ते विद्यार्थी के साथ शिक्षण करते समय किस विधि के माध्यम का प्रयोग से बचना चाहिए। तो जब वह देख ही नहीं सकता, वह दृष्टिबाधित है, अगर स्टूडेंट दृष्टिबाधित है तो हम लिखित परीक्षण देने से बचना चाहिए हमको। मौखिक रूप से जानकारी देंगे चलेगा, स्पर्शग्राही मानचित्र देंगे, हम उसको स्पर्श करा के मानचित्र बताएंगे वो भी चल जाएगा, सहायक उपकरणों के प्रयोग से अनुमति देंगे वो चल जाएगा, लेकिन लिखित परीक्षण देंगे तो वो तो देख ही नहीं सकता, दृष्टिबाधित है। तो ये इस विधि से शिक्षार्थी को बचना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली विद्यार्थी की नहीं है। कौन सी जो विशेषता है वो प्रतिभाशाली विद्यार्थी की नहीं है। औसत से अधिक बुद्धि स्तर, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, कौशलों पर निपुणता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, या चौथा है जानकारी को ग्रहण करने में धीमापन। प्रतिभाशाली विद्यार्थी की नहीं है विशेषता, मतलब कौन सा विद्यार्थी प्रतिभाशाली नहीं होगा, उसकी एक विशेषता नहीं होगी। तो जानकारी को ग्रहण करने में धीमापन करेगा तो वो कहाँ से प्रतिभाशाली हुआ। अगर कोई भी स्टूडेंट जानकारी को ग्रहण करने में धीमापन दिखाएगा तो प्रतिभाशाली होगा ही नहीं। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। अब हमारा अगला प्रश्न है, एक अध्यापक को विद्यार्थियों की योग्यता के खालिस्तान परिप्रेक्ष्य और अधिगम को खालिस्तान प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर, इसका आंसर हो जाएगा वृद्धिबोधक एक सक्रिय। एक अध्यापक को विद्यार्थी को योग्यता के वृद्धिबोधक परिप्रेक्ष्य और अधिगम को एक सक्रिय प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और हमारा अगला प्रश्न है, यदि गतिविधि को महत्व नहीं दिया जा रहा है तो विद्यार्थी द्वारा किसका अनुभव करने की संभावना है। यदि गतिविधि को महत्व नहीं दिया जा रहा है तो विद्यार्थी द्वारा किसका अनुभव करने की संभावना है। इसका पहला विकल्प है जिज्ञासा, दूसरा उत्साह, तीसरा है आनंद, चौथा है बोरियत। यदि गतिविधि को महत्व नहीं दिया जा रहा है, एक्टिविटीज़ को महत्व इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, तो विद्यार्थी द्वारा किसका अनुभव करने की संभावना है। तो बोरियत। जिज्ञासा नहीं दिखाएगा विद्यार्थी, उत्साह भी नहीं होगा, आनंद भी नहीं होगा, बोर होगा, बोरिंग हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बोरिंग या बोरियत।
हमारा अगला प्रश्न है, स्कूल अध्यापिका ऋचा अपने विद्यार्थी में अवधारणात्मक समझ को समन्वित करना चाहती है, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? उसके लिए उसे विद्यार्थी को प्रश्नों का समाधान निर्धारित रूप से करने के लिए कहना चाहिए, प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिसंज्ञानात्मक कौशलों पर ध्यान देना चाहिए, विषय वस्तु के कंठस्थ स्मरण पर बल देना चाहिए, या विद्यार्थियों को उप अवधारणाओं में संबद्धता स्थापित करने के लिए निरुत्साहित करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिसंज्ञानात्मक कौशलों पर ध्यान देना चाहिए। स्कूल अध्यापिका ऋचा अपने विद्यार्थी में अवधारणात्मक समझ को संपूर्ण करना चाहती है। अवधारणात्मक समझ तो उसे करना चाहिए कि प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिसंज्ञानात्मक कौशलों पर ध्यान देना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24वां, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रचनावादी कक्षा की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रचनावादी कक्षा की विशेषता है? तो इसका आंसर आ जाएगा अन्वेषण संबंधी अधिगम के लिए अनुकूलित परिवेश। अन्वेषण संबंधी अधिगम के लिए अनुकूलित परिवेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय और सहभागी बना महसूस करते हैं। जो हमारे विद्यार्थी होते कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय और सहभागी बना महसूस करते हैं यदि कक्षा का परिवेश सम्मिलित करता है। पहला, अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा, दूसरा अपने विचारों पर विमर्श चिंतन, तीसरा अध्यापक का निष्क्रिय अनुकरण और चौथा ज्ञान का मात्र पुनरुत्पादन। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, मतलब अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा और अपने विचारों पर विमर्श चिंतन। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं हम लोग कि विद्यार्थी कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय और सहभागी बना महसूस करते हैं यदि कक्षा का परिवेश सम्मिलित होता है। यदि कक्षा का जो परिवेश होता है अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा और अपने विचार पर विमर्श चिंतन करता है तो परिवेश सम्मिलित बना रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यार्थी के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को किस प्रकार की गतिविधि का संचालन करना चाहिए? विद्यार्थी के अधिगम को सहज और सुगम बनाने के लिए अध्यापक को किस प्रकार की गतिविधि का संचालन करना चाहिए जो उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हो? जो उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हो, इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को किस प्रकार गतिविधि का संचालन करना चाहिए। सहज और सुगम बनाना है तो जो उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हो, यह हो जाएगा इसका आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास किस प्रकार का सहज सुगम किया जा सकता है? विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास किस प्रकार का सहज सुगम किया जा सकता है? तो इसका आंसर आ जाएगा पहला नंबर, विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा। विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, अधिगम की गति कैसी है? तो अधिगम की गति, जो हमारा क्वेश्चन अधिगम गति, पहला ऑप्शन पूरी तरह व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर है। अधिगम की जो गति है क्या पूरी तरह व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर है? दूसरा, पूरी तरह वातावरणीय कारकों पर निर्भर है। तीसरा, व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र है। और चौथा, व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है। तो जो अधिगम की जो गति है वो हो जाएगी व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है। हमारा अगला क्वेश्चन है 29वां नंबर का, विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाएं। विद्यार्थी की वैकल्पिक अवधारणा कैसी हैं? पहला, अनदेखी करके निरुत्साहित की जानी चाहिए, उनके अनुभवों से संबंधित नहीं है, हमेशा अत्यंत गलत होती हैं और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया को दर्शाती हैं। और चौथा, अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में गढ़ी गई और सहज संरचनाओं को दर्शाती हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा चौथा नंबर। इसका आंसर आ जाएगा चौथा, अर्थ निर्माण की प्रक्रियाओं में गढ़ी गई सहज संरचनाओं को दर्शाती हैं विद्यार्थी की वैकल्पिक अवधारणा। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय किस बात से बचना चाहिए? किसी भी
बात की अवधारणा करते समय किस बात से बचना चाहिए? पहला, अवधारणाओं के विभिन्न पहलुओं के मध्य संबंध स्थापित करना। दूसरा, कारक प्रभाव संबंधों को रेखांकित करना। तीसरा, अवधारणा को गैर उत्साहित उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना। और चौथा, संप्रत्ययों की विषय वस्तु को जानकारी के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत करना। तो किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय किस बात से बचना चाहिए? संप्रत्ययों की विषय वस्तु को जानकारी के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत करने से बचना चाहिए। ये हमारा चौथा नंबर इसमें सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप हमारे चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।